हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेम ऑफ केमिस्ट्री चैनल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फेरोसिन के बारे में। सो फेरोसिन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनल और मेटेलिक कंपाउंड। और अभी इसको स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सी फेरोसिन का अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को देख के आप एक बात क्लियरली बोल सकते हो कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सैंडविच कंपाउंड। आप सभी ने सैंडविच देखा होगा, इसमें ब्रेड्स के बीच में टोमेटो ऑनियन वगैरह सब क्या होते हैं, लेयर में लगे हुए होते हैं। तो वैसा ही स्ट्रक्चर है आपके फेरोसिन का भी, जिसमें जो आपका दो साइक्लिक रिंग्स के बीच में आपका आयरन आइटम प्रेजेंट है। यहाँ पे जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है, ठीक है। और दो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स के बीच में आपका आयरन जो है वो अटैच है, मीन्स सैंडविच है। तो दिस इज अ सैंडविच कंपाउंड and this is also an example of metallocines, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम मेटल कार्बोनेल्स की बात करें वो भी इम्पोर्टेंट है, फेरोसिन की बात करें वो भी इम्पोर्टेंट है। सेमेस्टर एग्जाम्स में हमेशा ही एटलीस्ट 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस पार्ट से आता है, चाहे वो उसका सिंथेसिस हो, चाहे इसके रिएक्शंस हो, या फिर एक दो इसके प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, उनसे इसके क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, ठीक है। तो फेरोसिन के बारे में बात याद रखनी है कि एक एग्जाम्पल सैंडविच कंपाउंड का एंड मेटलोसिन्स का। इसमें आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेजेंट होता है। और जो आपकी साइक्लिक रिंग्स होती है वो कौन सी होती है, साइक्लोपेंटाडाइन होती है। यहाँ पे इससे आपने पूछा जा सकता है कि यहाँ पे आप बताओ कि हैप्टासिटी क्या है, जो हमने सबसे पहले कवर किया था कि हैप्टासिटी बतानी है। तो हैप्टासिटी मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपके मेटल एटम से लिगेंड के कितने एटम डायरेक्टली अटैच है, उसे हम हैप्टासिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखो आपके आयरन से जो आपकी रिंग है उससे कितने एटम्स डायरेक्टली अटैच है। तो आपने देखा यहाँ पे सर्कल है, इट मीन से पांचों ही कार्बन यहाँ पे क्या है, अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मतलब अटैच है। तो यहाँ पे हैप्टासिटी हो गई 5। समझ आई बात? तो हैप्टासिटी क्या हो गई 5। उसके बाद हम बात करेंगे सिंथेसिस की, कि हम फेरोसिन को कैसे सिंथेसाइज कर सकते हैं। देखो, जब भी हमें सिंथेसिस करनी हो तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली हम रिएजेंट लेते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम रिएक्टेंट्स लेते हैं। अब जब हमने फेरोसिन का स्ट्रक्चर देखा तो हमने क्या देखा कि सबसे जो हमारी डिमांड है वो है, एक तो हमें चाहिए आयरन, ठीक है, और हमें चाहिए साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स। तो किसी भी तरीके से अगर हम ये दो चीज़ ले लें, उसके बाद हम कोई रिएजेंट यूज़ करेंगे, कोई कंडीशंस देखेंगे, क्या रिएक्शन कंडीशंस रखें, उसके बाद हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हमारे पास बेसिकली 5 मेथड्स हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फेरोसिन, ठीक है। सो लेट्स सी देम वन बाय वन। सबसे पहले हमें चाहिए साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, बिकॉज दिस इज द स्केलेटन ऑफ द फेरोसिन स्ट्रक्चर। एक इम्पोर्टेंट पार्ट है फेरोसिन स्ट्रक्चर का। तो सबसे पहले हमें चाहिए साइक्लोपेंटाडाइन रिंग। वो हमें कैसे मिलेगी, अगर हम डाइसाइक्लोपेंटाडाइन को थर्मली हीट करते हैं तो हमें मिलती है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, ठीक है। मीन्स हमें एक रिएक्टेंट तो यहाँ से मिल गया। दूसरा हमें चाहिए फेरस क्लोराइड, मतलब जिसमें ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसमें फेरस हो और इजीली रिएक्ट करके वो हमें फेरोसिन दे दे। तो सबसे पहला मेथड है हमारे पास यूजिंग सोडियम, ठीक है। याद रखना, जो हाइड्रोजन होते हैं साइक्लोपेंटाडाइन में वो काफ़ी एसिडिक होते हैं, हाईली एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो हमने सोडियम एटम के साथ साइक्लोपेंटाडाइन रिंग को C5H6 को रिएक्ट कराया THF की फॉर्म प्रेजेंस में, ठीक है। एंड वी गेट एन सोल्ट, और हमें एक सोल्ट मिला। एंड ऑल्सो द लिबरेशन ऑफ H2 टेक्स प्लेस। हाइड्रोजन का लिबरेशन भी मिला और एक हमें सोल्ट मिला, ठीक है। तब हम क्या करते हैं, इस सोल्ट को रिएक्ट कराते हैं FeCl2 के साथ, फेरस क्लोराइड के साथ, और हमें मिलती है फेरोसिन अलॉन्ग विद 2 NaCl, जो ये हमारा साइड प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो फर्स्ट रिएक्शन इज यूजिंग सोडियम। सेकेंड रिएक्शन इज हमें फेरस क्लोराइड चाहिए और C5H6 का मीन साइक्लोपेंटाडाइन का एल्कलाइन सॉल्यूशन चाहिए, ओके। सो हमने एल्कलाइन सॉल्यूशन लिया साइक्लोपेंटाडाइन का एंड उसे रिएक्ट कराया FeCl2 के साथ, तो हमें मिला फेरोसिन, और साइड प्रोडक्ट में हमें वाटर मिला एंड KCl मिला। उसके बाद थर्ड जो प्रोसेस है उसमें हमने FeCl2 को एंड C5H6 को रिएक्ट कराया अमीन के साथ। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि जो हमारा FeCl2 है, जो C5H6 है, वो हमारे रिएक्टेंट्स कॉमन है, बिकॉज वही हमारा स्केलेटन फॉर्म करते हैं फेरोसिन का। उसके साथ हम दूसरे रिएक्टेंट्स चेंज करते जा रहे हैं डिपेंडिंग कि हम कौन सी रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम में जो इन रिएक्शन का मैकेनिज्म कोई नहीं पूछेगा, हो सकता है आपके 1 मार्क्स की रिएक्शन हो, उसमें आपको ये दे दे और उसके बाद एरो लगा के आपसे पूछेगी प्रोडक्ट बनाओ, तो आपको ये बनाना होगा, ठीक है। सो FeCl2 + C5H6 प्लस ये हमने अमीन ली है, टर्शरी अमीन, एंड वी गेट द प्रोडक्ट।
फेरोसिन प्लस ये हमें सोल्ट मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ मेथड आता है, वो है हम फेरस या फिर फेरस ऑक्साइड का हम यूज़ कर रहे हैं और ठीक है हाई टेम्परेचर पे रिएक्शंस हो रही हैं। तो हमने साइक्लोपेंटाडाइन लिया, उसको फेरस की प्रेजेंस में हीट किया 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें फेरोसिन मिलता है और H2 की लिबरेशन होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम ले रहे हैं फेरस ऑक्साइड, ठीक है। तो हमारा ये 250 से 300 डिग्री सेल्सियस के पे रिएक्शन हो रही है और हमें फेरोसिन और वाटर का एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। जो फिफ्थ रिएक्शन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। हमने FeCl2 लिया, उसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराया और हमें फेरोसिन मिल गया और साइड प्रोडक्ट मिल गया MgClX, ठीक है। तो ये कुछ रिएक्शंस थी जिससे हम की फेरोसिन को सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिएक्शंस की कि कौन से रिएक्शंस फेरोसिन शो करते हैं। ये तो थी रिएक्शन जिससे हम उसको बना सकते हैं, उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, बट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस दैट आर शोड बाय फेरोसिन। तो एक बात याद रखना, फेरोसिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अब आपके माइंड में ना, अब आपका एक क्वेश्चन आता है कंपैरिजन का बेंजीन में और फेरोसिन में, जनरली आता है, ठीक है। तो बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं एंड फेरोसिन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो वो चीज़ समझते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इस रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज डायरेक्टली रिएक्शन पूछी जाती है कि आपको ये दे दिया और फिर एरो लगा दिया कि बताओ प्रोडक्ट क्या मिलेगा, मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ना ही आपसे ये बोलेगा कि तीन सिंथेसाइज रिएक्शंस लिखो फेरोसिन की, ऐसे कुछ नहीं आएगा। आपको रिएक्शन कंप्लीट करने टाइप क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट से, ठीक है। बेंजीन में और फेरोसिन में कंपैरिजन करना होता है। तो कुछ इनमें सिमिलरिटी है और कुछ इनमें डिफरेंसेस हैं, डिसिमिलरिटीज हैं, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें सिमिलरिटीज की तो दोनों ही एरोमेटिक हैं, ठीक है। चाहे आप बात करो बेंजीन की, चाहे आप बात करो फेरोसिन की, दोनों ही एरोमेटिक है। नाउ यू नो, अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक होता है तो वो हक्कल रूल को फॉलो करता है, ठीक है। और हक्कल रूल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इसमें पॉइंट्स होते हैं जो अगर कोई कंपाउंड फॉलो करता है तभी वो एरोमेटिक होगा। जैसे कि वो कंपाउंड का होना चाहिए साइक्लिक एंड प्लेनर, ठीक है। उसमें कंजुगेशन होनी चाहिए एंड उसमें 4n+2 पाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं जो अगर कोई कंपाउंड सेटिस्फाई कर रहा है ओनली देन दैट कंपाउंड विल बी एरोमेटिक, ठीक है। तो बेंजीन हो चाहे फेरोसिन हो, दोनों ही एरोमेटिक होते हैं। इट मीन्स अगर ये एरोमेटिक हैं तो ये साइक्लिक एंड प्लेनर होंगे। इट मीन्स जो रिंग्स होती हैं, साइक्लोपेंटाडाइन रिंग्स होती हैं फेरोसिन के अंदर, वो क्या होती है? प्लेनर होती हैं, ठीक है। और फेरोसिन में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसमें कंजुगेशन भी होती है, तो ये वाली और इस प्रॉपर्टीज को भी सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये एरोमेटिक है, यहाँ से हम बोल सकते हैं। और बेंजीन के एरोमेटिक है, तो एक सिमिलरिटी हो गई ये, ठीक है। सेकेंड जो सिमिलरिटी है, आप बोल सकते हो कि ये दोनों ही हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस शो नहीं करते हैं, दे डोंट अंडरगो हाइड्रोजनेशन रिएक्शंस, ठीक है। और थर्ड थिंग इज दैट ये दोनों ही डायल्स एल्डार रिएक्शन को शो नहीं करते, ठीक है। अब आपको पता है वो एल्कीन्स डायल्स एल्डार रिएक्शन को शो नहीं करते जिनमें आपको कंजुगेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपको पता है फेरोसिन में हो चाहे बेंजीन में हो, आपको कंजुगेशन तो देखने को मिलता ही है। इट मीन्स डायल्स एल्डार रिएक्शन शो नहीं करते। तो सिमिलरिटीज अगर आपसे पूछे बेंजीन में और फेरोसिन में सिमिलरिटी बताओ, तो सिमिलरिटी है बोथ डजंट अंडरगो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बोथ आर एरोमेटिक एंड बोथ डोंट शो डायल्स एल्डार रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं डिसिमिलरिटी की कि फेरोसिन में एंड बेंजीन में डिसिमिलरिटी क्या है। देखो, डिसिमिलरिटी ये है कि दोनों ही फेरोसिन हो चाहे बेंजीन हो, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन में। मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, of ferrocene is much larger than benzene.
रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फेरोसिन इज मच लार्जर देन बेंजीन। और मैं अगर अप्रोक्सीमेटली बताऊं तो इतना टाइम्स लार्जर होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फेरोसिन इफ वी कंपेयर इट विद बेंजीन। अब आपको एक बात समझाती हूँ। देखो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, आपके माइंड में आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल्स होते क्या हैं। सो इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीशीज होती हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन लविंग, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल को हम अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो इलेक्ट्रॉन एंड फाइल। इलेक्ट्रॉन मीन्स नेगेटिव चार्ज एंड फाइल मीन्स लविंग। सो दो स्पीशीज विच लव नेगेटिव चार्ज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अब आपको पता है कौन सी स्पीशीज नेगेटिव चार्ज को लव करेगी, जिसके पास खुद इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, क्योंकि ये देख ह्यूमन नेचर ही है कि जिसकी कमी हमारे पास होती है हमें ना वही चीज़ पसंद आती है, चाहे वो कुछ भी लेके चलो। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी जिसके पास होगी ना, या फिर जिसे पॉजिटिव चार्ज होगा, वही इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे, मीन्स वही इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे। तो ठीक है, तो ये बात हमें याद रखनी है। उसके बाद अब देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि फेरोसिन में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स वो पॉजिटिव चार्ज को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, फेरोसिन रिंग जो है वो पॉजिटिव चार्ज को बहुत स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट कर रही है, और जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो भी बहुत जल्दी आके वहाँ पे चिपक जा रहे हैं, बहुत जल्दी आके वहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फेरोसिन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बेंजीन। ठीक है, तो जो इसीलिए जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो जल्दी से आके सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि वाई द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फेरोसिन इज लार्जर, सो द आंसर इज सिंपली because the electron density on the rings of ferrocene is much larger, is much more as compared to benzene, and because of that high electron density the electrophile easily got substituted over the ring। तो ये रीज़न था। तो आई थिंक आपको जो सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ हैं बेंजीन एंड फेरोसिन में, और जो एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है इस रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, वो क्लियर हो गया होगा। अब हम रिएक्शंस को देखते हैं, क्योंकि इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सो अभी हम बात करते हैं फेरोसिन की रिएक्शंस की। तो फेरोसिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम कौन सी रिएक्शंस पढ़ते हैं, जैसे एसिटाइलेशन हो गया, एल्काइलेशन हो गया। ठीक है, तो वही सब अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं एसिटाइलेशन से। देखो, सबसे पहले हमने लिया फेरोसिन। ओके, अब यहाँ पे हम एसिटाइल क्लोराइड लेंगे एंड AlCl3 जो है दैट विल एक्ट एज एन कैटलिस्ट। ओके, तो ये रिएक्शन को मैं दो तरीके से समझाती हूँ। एक तो जो आपका CH3COCl नॉमिनल अमाउंट में हो, नॉर्मल अमाउंट में हो, और एक जब एक्सेस में हो, एक्सेस CH3COCl, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है। सो वी गेट, तो नॉर्मल अमाउंट में होता है तो हमें मिलता है ओनली मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है हमें। ठीक है, और जब एक्सेस में होता है तो हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड मिल जाता है। Okay, so the first reaction we are talking about is acetylation. You know, acetylation is the attachment or is the substitution of acetyl group over the ring, and this is, and in this reaction AlCl3 act as an catalyst। ठीक है, तो हमने दो कंडीशंस की बात की, जब हमारे पास नॉर्मल अमाउंट में था और जो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में था एसिटाइल क्लोराइड। जब नॉर्मल में था तो सिंपली एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया, और जब एक्सेस में था तो हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। ठीक है, लेकिन एक में जो सब्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग रिंग्स पे है और एक में एक ही रिंग्स पे है। और क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाता है, फिर पूछा जा सकता है कि इसकी अमाउंट मेजर क्यों होती है और इसकी अमाउंट माइनर क्यों होती है। ठीक है, दैट वाई 1-1, आप इसे 1-1 डैश, ठीक है, डाई सब्स्टिट्यूटेड बोल सकते हो, डाई सब्स्टिट्यूटेड, और ये क्या है 1-2 डाई सब्स्टिट्यूटेड है।
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दैट व्हाई 1,1 डैश डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन मेजर क्वांटिटी, इज फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट एज कंपेयर टू दिस वन। देखो आपको पता है जब आपका ये CH3 COCl रिएक्ट करता है AlCl3 के साथ, तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल, ओके, विच विल एक्ट ऑन द रिंग। ये इलेक्ट्रोफाइल है जो रिंग पे अटैक करेगा। अब आपको पता है इलेक्ट्रोफाइल है मीन्स नेगेटिव चार्ज लविंग है, तो जहाँ पे इसको जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज मिलेगा वो ये वहीं पे तो जाके अटैच होगा, ओके ठीक है, और उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, उतना ही जो हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ पे देखो, अब सपोज करो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड एक्सेस में है, तो यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया, ठीक है, मतलब हमने CH3COCl लिया और हमारा मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें मिल गया, देखो ये हमें मिल गया, ठीक है। लेकिन अब जो हमारा रिएक्टेंट है, मतलब जो हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड है वो एक्सेस में है, इट मीन्स रिएक्शन यहीं पे रुकेगी नहीं, रिएक्शन कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। अब दो चांसेस हैं कि यहाँ एक तो यहाँ पे अटैच हो जाए जैसा कि इस केस में हो रहा है, या फिर यहाँ पे अटैच हो, ठीक है। अब देखो आपको पता है जो ये एसिटाइल ग्रुप है एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विथड्रॉ करेगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी ये रिंग है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और अगर इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल की अब उतनी टेंडेंसी से अटैक कर नहीं करेगा, ठीक है, जितने से पहले कर रहा था। इसलिए अब ये इस रिंग पे अटैक करेगा, सेकंड रिंग पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब भी ज़्यादा है, ठीक है, और हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है जो कि मेजर होता है, और ये वाला मिलता है माइनर होता है, बिकॉज इसके बनने के चांस बहुत कम होते हैं बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रीजन्स, ठीक है, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा एसिटाइलेशन रिएक्शन के बारे में, और क्यों ये मेजर और ये माइनर है वो भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अब एल्काइलेशन की। So the second reaction is alkylation reaction. Obviously सारा प्रोसीजर सेम है, बस आपके यहाँ पे एसिटाइल ग्रुप की जगह आपका एल्काइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अब देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, AlCl3 विल एक्ट एज एन कैटलिस्ट, ठीक है, और ये हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया है, यहाँ पे नॉमिनल अमाउंट है, नॉर्मल अमाउंट है, यहाँ पे हमने एक्सेस में लिया है। तो सेम वही चीज़ हुई कि जब हम नॉर्मल अमाउंट में लिया था तो हमें एक मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला, और जब हमने एक्सेस में लिया तो हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिले, ठीक है। एक हमें मिला 1,1 डैश डाई सब्स्टिट्यूटेड और एक हमें मिला 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट को ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा कि इस केस में ये वाला जो है, जो ये वाला डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है ये मेजर अमाउंट में है एज कम्पेयर टू दिस। तो अब हम यहाँ पे वही रीज़न समझने की कोशिश करते हैं। आपको ना एक कॉन्सेप्ट को पकड़ना होता है और उसके बाद अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीज़ों को। जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ठीक है, और हमें वही कॉन्सेप्ट पकड़ना हर बार। अगर यहाँ ये वाला ज़्यादा मेजर बन रहा है इट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा क्यों होगी। देखो ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे ये मोनो सब्स्टिट्यूशन हो गया, लेकिन जब एक्सेस में प्रेजेंट है तो वहाँ पे रिएक्शन रुकेगी नहीं। अब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अगर ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बिकॉज यहाँ पे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे अटैच होगा वो वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी इस रिंग में बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेशन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा हो गई। सो ये रीज़न था, ठीक है। तो आई होप आपको एल्काइलेशन का भी रीज़न समझ में आ गया होगा, और कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना एक्साइटेशन के केस में उल्टा होता है, मीन्स ये वाला माइनर में होता है और एल्काइलेशन में ये वाला मेजर में होता है, ठीक है। और रीज़न आपको याद रखना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस रिंग पे ज़्यादा होगी उसी पे सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं अपनी
नाइट्रेशन या फिर हैलोजिनेशन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि अगर फेरोसिन आपको ना कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर क्या करता है, आपसे बोलता है कि आपके पास फेरोसिन गिवन है एंड यू हैव टू कैरी आउट द नाइट्रेशन ऑफ फेरोसिन। ठीक है, आपसे ये बोलता है और आप सभी को पता है या फिर आप सबको लगता है कितना इजी क्वेश्चन है, सब फेरोसिन लेते हैं, HNO3 लेते हैं, नाइट्रिक एसिड और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप को अटैच कर देते हैं और खुश हो जाते हैं कि ठीक है हमारा आंसर ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन थी। लेकिन याद रखना कि फेरोसिन का कभी भी आप डायरेक्ट नाइट्रेशन या डायरेक्ट हैलोजिनेशन नहीं करा सकते। ठीक है, नाइट्रेशन या फिर हैलोजिनेशन डायरेक्ट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि इंस्टेड ऑफ कैरिंग आउट नाइट्रेशन जो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है और यहाँ पे वो फेरोसिन का ऑक्सीडेशन कर देते हैं। और फेरोसिन में आपको पता है जो आयरन होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता है। और जब हम HNO3 यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे से किसने बोला, यहाँ पे समझो मेरे को किसने बोला नाइट्रेशन करो भाई फेरोसिन का। ठीक है, नाइट्रेशन करना है तो मैंने क्या लिया, फेरोसिन लिया और ये मैंने फेरोसिन लिया। फेरोसिन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आयरन की वो +2 होती है और मैंने बड़े स्मार्टली क्या किया, HNO3 लिया और यहाँ पे लगा दिया एक अपना नाइट्रो ग्रुप लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, बट एक्चुअली में ये रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि HNO3 क्या करता है, HNO3 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच ना होकर जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और +3 में कन्वर्ट हो जाता है, मीन्स +2 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके माइंड में आया होगा ठीक है फिर हम नाइट्रेशन कैसे करेंगे या फिर हम हैलोजिनेशन कैसे करेंगे। हैलोजिनेशन के केस में भी यही होता है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेटलेशन को, मेटलेशन रिएक्शंस को। ठीक है, मेटलेशन रिएक्शन को। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेटलेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। सो इंसर्टेशन ऑफ मेटल। ठीक है, इंसर्ट करना मेटल को into an compound is known as metallation reaction. ठीक है, so insertion of a metal into an compound is known as metallation reaction. तो पहले हम मेटलेशन करते हैं और उसके बाद हम नाइट्रेशन या फिर अपना हैलोजिनेशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो अभी हम वही रिएक्शन देखते हैं मेटलेशन वाली। ओके, सो अभी हम बात करते हैं मेटलेशन रिएक्शंस की। तो मेटलेशन रिएक्शन में हमने बेसिकली मैंने आपको 4 तरीके से बता दिया। मेटलेशन रिएक्शन आपको पता है कि अगर मेटल को इंसर्ट करते हैं किसी कंपाउंड के अंदर उसे हम मेटलेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और नाउ यू नो कि अगर हमारा रिएजेंट डिफरेंट है तो ऑब्वियसली हमारा प्रोडक्ट तो डिफरेंट होगा ही। तो सबसे पहले हमने लिया मर्करिक एसीटेट एंड वी गेट दिस प्रोडक्ट, मीन्स हमारे यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड हमें प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, सेकेंड में हमने लिया मर्करिक क्लोराइड, तो सिंपली वी गेट मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट एज वेल। यहाँ पे हमने लिया है टर्ट ब्यूटाइल लिथियम और यहाँ पे हमने लिया नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम। तो देखो जब हमने टर्ट लिया तो हमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला और जब हमने एन नॉर्मल लिया तो हमें डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिला। तो हमेशा रिएक्शंस कैसे दी जाएगी आपको, फॉर एग्जांपल आपको फेरोसिन दे दिया, ठीक है, और आपको यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल लिथियम जो है दे दिया और बोला कि आप रिएक्शन को कंप्लीट करो। तो जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना के आ जाते हैं। बट आपको ध्यान रखना है मोनो सब्स्टिट्यूटेड बनता है टर्ट के केस में और नॉर्मल केस में आपको डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है और जो ये कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें होती हैं उसको जरूर ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा अटेंशन देनी है। ठीक है, अब अगर आपसे मैं बोलूँ कि नाइट्रेशन करो तो सिंपली यू कैन कैरी आउट नाइट्रेशन और यहाँ पे आपके लिथियम की जगह नाइट्रो ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो इस तरीके से आप नाइट्रेशन भी कर सकते हो, हैलोजिनेशन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हैलोजिनेशन करा देती हूँ, मैंने आयोडीन लिया और तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आयोडीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हैलोजिनेशन कर सकते हो और नाइट्रेशन कर सकते हो। आपको एक बात याद रखनी है कि आप हैलोजिनेशन या नाइट्रेशन डायरेक्टली नहीं कर सकते। ठीक है, आपको पहले मेटलेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी, मीन्स इंसर्टेशन ऑफ मेटल करना पड़ेगा। आफ्टर दैट यू कैन कैरी आउट नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन। और रीजन मैंने आपको बताया था कि वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है,
ओके, उसके बाद एक रिएक्शन और बचती है, दैट इज मैनिक रिएक्शन। फेरोसिन जो रिएक्शन देता है उसमें, तो एक वो और समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, सो द लास्ट रिएक्शन ऑफ टुडेज वीडियो इज मैनिक रिएक्शन, जिसमें हमने फेरोसिन को रिएक्ट करा है एक सेकेंडरी अमीन के साथ एंड फॉर्मल्डिहाइड के साथ, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, एंड वी गेट द प्रोडक्ट, ठीक है। हमें यहाँ पे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अपना यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट दिस रिएक्शन। हमें किसी भी रिएक्शन के, चाहे वो हम सिंथेसाइज रिएक्शन पढ़ रहे हो, चाहे हम वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हो फेरोसिन के, हमें मैकेनिज्म किसी का नहीं करना, वी जस्ट हैव टू कीप इन माइंड द रिएक्शंस। और जो रिएक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, जैसे कि एसिटाइलेशन के केस में बताया मैंने आपको, अल्काइलेशन के केस में बताया, नाइट्रोजन केस में बताया, तो वो बेसिकली प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं फेरोसिन पार्ट से। एंड रिएक्शन कंप्लीट करना आता है कि आपको आधी रिएक्शन दे दी और बोला कि प्रोडक्ट लिखो, इस तरीके से आते हैं। तो मैंने आपको वो चीज़ें समझा दी हैं, और ये बेसिकली सेमेस्टर एग्जाम्स में इससे 6 नंबर का हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।